Hello everyone, I am going to start a wonderful course with you and this is stock market course. स्टॉक मार्केट सुनते ही सबका चेहरा खिल जाता है, मानो जैसे पैसे उड़ रहे हों. Believe me, Indian stock market is the hot cake for entire world. पूरी दुनिया की नजर इंडियन स्टॉक मार्केट पे होती है और हर कोई यहां पैसे लगाना चाहता है. India is the fastest growing economy of the world. इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और यहां पे ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो बहुत हाई है. जो नेशंस बहुत डेवलप्ड नेशंस हैं, उनकी कंपनी में बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है ही नहीं. क्यों? क्योंकि दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड. जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें ग्रोथ है ही नहीं. लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है और वहां जहां पे ग्रोथ की स्पीड भी हाई है, वहां पे तो आप समझिए पूरी दुनिया की नजर टिकी होती है. एंड इंडियन स्टॉक मार्केट इज द हॉट केक फॉर एंटायर वर्ल्ड. हर कोई यहां पे पैसे लगाना चाहता है. लेकिन कुछ इंडियंस ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पे गैम्बलिंग होती है, लोग पैसे गवाते हैं. आप बहुतों से सुने होंगे, आपके आस पड़ोस के, आपके खुद हो सकता है पेरेंट्स ऐसी ओपिनियन रखते हो जो ये कहते हो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसे मैंने गवाए हैं. बट बिलीव मी, if you have the right knowledge, if you have the right strategy and you really understand the market, you know the intricacies of the market, you are going to be in win-win situation. आप हमेशा जीतेंगे, आप हमेशा पैसे बनाएंगे. ये वो मार्केट है जहां पे लोगों ने 5,000 रुपए से शुरुआत करके 16,000 करोड़ रुपए भी बनाए हैं. दिस इज दैट मार्केट. एंड बिलीव मी, मेरा पर्पस है इस कोर्स से आपको इंडियन स्टॉक मार्केट को पूरी तरीके से समझाना. सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट ही नहीं, भले इस कोर्स का नाम स्टॉक मार्केट हो, लेकिन हम आपको पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट को समझाएंगे. हाउ टू मैक्सिमाइज मनी. हम काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं. हम काम पे लगे हैं, अब पैसे को भी काम पे लगाना है, पैसे से पैसा बनाना है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स. नाउ द क्वेश्चन इज, फॉर whom इज दिस कोर्स एप्लीकेबल. ये कोर्स कौन करे? तो रिमेंबर, दिस कोर्स इज यूजफुल फॉर क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. व्हाई नीड टू बी इन कॉमर्स प्रोफेशन ओनली? इवन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हर कोई इस कोर्स को करे. पैसे से पैसा तो सब कोई बनाना चाहता है. तो जो हम काम कर रहे हैं, अगर उतना ही काम मेरा पैसा भी करे तो विल मल्टीप्लाई एंड विल हैव ह्यूज वेल्थ. राइट नाउ कमिंग टू सेकेंड थिंग, ओनली प्रोफेशनल्स? नो, एवरी स्टूडेंट. Maybe if you have qualified class 12th, probably this would be much useful to you. Okay, whether you are into commerce stream, science stream, every student must go for such courses. Now after this professionals and students, is it useful for businessman? Yes, obviously it is useful for businessman,
इट इज यूजफुल फॉर हाउसवाइफ्स, राइट? तो जो लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं और उनके रिश्तेदार, नातेदार जो कोई भी हैं, इन कोर्सेस को करें, बिकॉज यू विल बी एबल टू नो हाउ टू मैक्सिमाइज योर वेल्थ। आपको समझ में आएगा कि पैसे कैसे लगाए जाते हैं और कैसे कमाए जाते हैं। बिकॉज जब तक मेरे पास नॉलेज नहीं है, बिलीव मी, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप पैसे मार्केट में लगाते हैं तो आप सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हैं। बट इफ यू हैव द राइट नॉलेज, ओनली देन यू आर इन्वेस्टिंग, तब आपका लगाया पैसा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। सो दिस कोर्स इज ओपन फॉर एवरीवन, anyone who has money to invest. Now the question is, what is the investment amount? सर मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कितने होने चाहिए? बिलीव मी, अगर आपके पास 1000 रुपए भी है ना, अगर आपके पास 1000 रुपए भी हैं, तो भी आप एक एंट्री जरूर ले सकते हैं इस मार्केट में। आप इस मार्केट को सीख सकते हैं और पैसे कमाना सीख सकते हैं। तो not only your friends, colleagues, parents, even the people who are working with you, your staff, अगर आप बिजनेसमैन इस कोर्सेस को कर रहे हैं तो उनके स्टाफ भी इन कोर्सेस को कर सकते हैं, उनके ड्राइवर इस कोर्सेस को कर सकते हैं, ठीक है? इस कोर्सेस को हर वो बंदा कर सकता है जिसके पास एक छोटे से छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट करने के लिए है, ठीक है? नाउ कम टू द पॉइंट। आइए देखिए, स्टॉक मार्केट कोर्स, व्हाट आई से, फर्स्ट लर्न एंड देन रिमूव एल। पहले लर्न कीजिए, उसके बाद एल रिमूव कर दीजिए। इफ यू रिमूव एल फ्रॉम लर्न, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? अगर आप ये एल हटा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? अर्न। तो पहले लर्न कीजिए, फिर अर्न कीजिए। दिस इज व्हाट यू नो। अगर आप इस कोर्स को कर रहे हैं, यू आर इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, आप अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है? उससे नॉलेज पाइए और फिर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। If you are uneducated in stock market, you are simply a gambler and not investor. अगर आप स्टॉक मार्केट नहीं समझते हैं, शेयर मार्केट नहीं समझते हैं, तो बिलीव मी, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा, सिर्फ यही जानते हैं। घट रहा है, घट जाएगा, सिर्फ इतना समझते हैं। यू डू नॉट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल, यू डू नॉट अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड राइजिंग ऑफ स्टॉक प्राइसेस एंड फॉलिंग डाउन ऑफ स्टॉक प्राइसेस। ये तो समझिए, जानिए तो मार्केट में कारण क्या है किसी भी स्टॉक के बढ़ने और घटने के पीछे। इस कोर्स में मैं आपको खुद ट्रेड करके दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड करते हैं, कैसे स्टॉक को बाई करते हैं, किन फंडामेंटल्स को कंसीडर करते हैं, और फिर हम इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कमा पाते हैं, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वॉरेन बफेट। हैव यू हर्ड दिस नेम? नंबर 1 इन्वेस्टर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे बड़े इन्वेस्टर। इन्होंने $6000 से ये जर्नी स्टार्ट की थी, एंड यू नो वेयर ही हैज रीच्ड? ही इज ऑन $90 बिलियन। में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, या ऐसे कह ले बहुत सारे इन्वेस्टर्स, अपकमिंग इन्वेस्टर्स, हम अपने व्यूअर्स को स्टूडेंट ना करके अपकमिंग इन्वेस्टर्स कहते हैं, ओके? तो जो अपकमिंग इन्वेस्टर्स हैं, हो सकता है जब तक वो वीडियोस देखें, हो सकता है ये $90 बिलियन भी बहुत बढ़ चुका हो। इट इज क्वाइट पॉसिबल, एज बिकॉज एवरी डे हिज मनी इज ग्रोइंग। तो जरा सोचिए, $6000 से शुरुआत करने वाला बंदा $90 बिलियन भी है, और इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा टॉप मोस्ट इन्वेस्टर कहा जाता है, ठीक है? इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 11 साल पे इन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की थी। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे हमारी तो एज बहुत ज्यादा हो गई, अब तो बेकार है, अब वॉरेन बफेट बनना तो बड़ा मुश्किल है। उन्होंने तो 11 साल की उम्र में अपनी इन्वेस्टमेंट पहली कर दी थी। हम तो बहुत पीछे हो गए, बहुत डिलेड हो गए। तो मैं आपको अब एक बात बताने वाला हूं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें इन्होंने ये बताया कि मेरी जो 95% ऑफ द वेल्थ है वो मेरी 60 साल की एज के बाद हुई है। मतलब आज इनके पास जितना कुछ भी है
उसका 90%, ठीक है, इनके 60 साल की एज होने के बाद की है। तो यानी आप लोग डिलेड नहीं है, देरी नहीं हुई है, अभी बहुत दुनिया देखनी बाकी है, बहुत कमाना बाकी है, ठीक है। इन्होंने यह भी बताया कि मैंने पहली इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में की थी, मुझे लेट हो गई, मुझे और जल्दी ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। तो व्हाई हैज दिस पर्सन मेड अर्निंग? इन्होंने क्यों अर्न किया? बिकॉज ही हैज गॉट द राइट स्ट्रैटेजी। इन्हें मालूम है कि मार्केट में कहां पैसे लगाने चाहिए। ही अंडरस्टैंड द कंपनीज फंडामेंटल, ही अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ मार्केट एंड देयरफॉर ही हैज बीन एबल टू मेक मनी। और आप भी बस चाहते हैं कि बस ठीक है यार, शेयर्स बढ़ रहे हैं तो खरीद लेना है, गिर रहे हैं तो बेच देना है, बस इतनी सी बात से आप मार्केट में एंटर कर पाए, आप मार्केट में पैसे बना पाए, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे बिजनेसमैन को आपने बिलियनियर के लिस्ट में देखा होगा। ये फोर्ब्स मैगजीन से बिलियनियर की लिस्ट हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हैं जेफ बेजोस। ये आप जानते होंगे, ये प्रमोटर हैं अमेज़न के, ठीक है। नंबर 2 पे हैं, ये दुनिया के रईसों की सूची है, दुनिया में सबसे रईस। नंबर 2 पे हैं बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। बिल गेट्स के बिना शायद आज कंप्यूटर पॉसिबल नहीं होता किसी के लिए। कंप्यूटर एक काला डिब्बा होता, इसमें जान डालने वाला माइक्रोसॉफ्ट होता है, अब वो है बिल गेट्स। तीसरे नंबर पे दुनिया के सबसे रईसों की सूची में तीसरे नंबर पे हैं वॉरेन बफेट, जिनकी हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, वॉरेन बफेट, राइट। तो वॉरेन बफेट के थर्ड नंबर रईसों की सूची में आते हैं as because he has grown huge wealth because of his investment. दुनिया की सूची में क्या हमारी इंडिया से भी कोई है रईसों की सूची में? हां बिल्कुल है। 13वें नंबर पे मुकेश अंबानी जी हैं, हमारे भारत की शान को बढ़ाते हुए। 8वें नंबर पे मार्क जुकरबर्ग, आई बिलीव एवरीबॉडी नोज हिम, द फाउंडर ऑफ फेसबुक। Now let us see a quotation by Warren Buffett. He says the best investment you can make is an investment in yourself. दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी ये बात कहता है कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ होती है। एंड यू नो व्हाट डज इट मीन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ? अपने आप में इन्वेस्ट करना इज ओनली द एजुकेशन। आप अपने आप में एजुकेशन के माध्यम से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी नॉलेज को इनहैंस करेंगे, द मनी विल कम आफ्टर यू, राइट। द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न, द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। नाउ लेट अस कम टू राकेश झुनझुनवाला। इन्हें इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कहा जाता है। जिस तरीके से वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, वैसे ही राकेश झुनझुनवाला इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है। इनफैक्ट इन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। राकेश झुनझुनवाला जी को इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। अच्छा, एक बात पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, राकेश झुनझुनवाला इज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो एक सीए हैं, राइट। इन्होंने 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी और आज इनकी टोटल वेल्थ 16,000 करोड़ रुपए है। 16,000 करोड़ रुपीस 5,000 रुपए से इन्होंने शुरुआत की थी। एंड बिलीव मी, जब तक आप ये वीडियो सुन रहे होंगे या जो लोग भी इन वीडियोस को डिलेट सुन रहे होंगे, बाद में इन कोर्सेज को कर रहे होंगे, ये 16,000 करोड़ रुपए भी ग्रो कर चुका होगा, एज बिकॉज एवरी डे दिस इज ग्रोइंग, राइट। एवरी नाउ एंड देन दिस इज ग्रोइंग, ठीक है। राकेश झुनझुनवाला जी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इनकी मदर की एक कंप्लेन थी। इनकी मदर कहती थी हमेशा कागजों में पैसा लगाते हो, अरे कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, घर मकान, ये सब कुछ भी खरीदा करो, जमीनें। तो सिर्फ माता जी के कहने पे इन्होंने कुछ शेयर्स बेच के एक बार एक प्रॉपर्टी खरीदी। वो स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं, देखिए क्या है। माई मदर इज नॉट कंसर्न अबाउट मनी एट ऑल। वो पहले बता रहे हैं कि वैसे तो मेरी मदर को पैसों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, जिनके पास अपार पैसा हो उनके घर वालों को पैसे की अहमियत बहुत ज्यादा वैसे भी नहीं होगी।
One day she pointed out that I put my money only in paper and never buy property. लेकिन एक दिन उन्होंने बताया कि मेरी माता जी कहती हैं मुझसे कि तुम सारा का सारा पैसा पेपर्स में लगाते हो, कागजों में लगाते हो। शेयर भी क्या है? कागज। हालांकि आज की तारीख में वो कागजों में नहीं है, वो भी डिजिटल फॉर्म में है, राइट। ये सारी बातें आपके साथ हम शेयर करेंगे। यू नेवर बाई प्रॉपर्टी, आप कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हो। तो इन्होंने क्या किया? सो आई बॉट अ फ्लैट इन मलाबार हिल इन 2004। इन्होंने मलाबार हिल में 2004 में एक फ्लैट खरीदा 27 करोड़ रुपए का, 2004 में। और इसके लिए इन्होंने क्या किया था? क्रिसिल के शेयर बेचे थे। 27 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच के इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली। इन्होंने उस प्रॉपर्टी को कई सालों बाद, राइट, 12-13 सालों बाद, 15 सालों बाद उन्होंने उस प्रॉपर्टी को बेचा 48 करोड़ रुपए में। 27 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को बेचा 48 करोड़ रुपए में। वो प्रॉपर्टी कैसे खरीदी गई थी? क्रिसिल के शेयर को बेच के। अब झुनझुनवाला जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर मैंने क्रिसिल के शेयर उस समय ना बेच के अब बेचे होते, क्योंकि शेयर बेच के प्रॉपर्टी खरीदा, प्रॉपर्टी बेचा तो कितना आया? 48 करोड़। कह रहे हैं अगर क्रिसिल के शेयर उस समय ना बेचे होते हम 27 करोड़ के, और आज बेच रहे होते, मतलब प्रॉपर्टी ना खरीदे होते, शेयर ही आज बेच रहे होते, तो होता 700 करोड़ रुपए का। सोचिए, रियल एस्टेट में जब वो पैसा लगा तो वो कितना टर्न आउट किया? 48 करोड़। और अगर वो शेयर में वो पैसे रह जाते तो आज होते 700 करोड़ रुपए। और साथ ही साथ कह रहे हैं शेयर तो 700 करोड़ रुपए के होते, 50 करोड़ रुपए का डिविडेंड भी आ चुका होता। तो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट इज। दिस इज व्हाट द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट इज। तो स्टॉक मार्केट में ये पोटेंशियल है, ये पावर है। और अगर हम स्टॉक मार्केट को सचमुच अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम इस स्टॉक मार्केट से फिर भी कुछ भी नहीं बना पा रहे हैं, तो ये हमारी कमी है। हम इंडियन स्टॉक मार्केट में हैं, हम उस देश के स्टॉक मार्केट में हैं जहां पे पूरी दुनिया जानती है पैसे कमाए जा सकते हैं, पूरी दुनिया के लिए ये हॉट केक है। एंड वी इंडियंस नीड टू मेक मनी आउट ऑफ इट, एंड वी कैन मेक मनी आउट ऑफ इट ओनली व्हेन वी इन्वेस्ट इन आवरसेल्फ। ठीक है। बिल गेट्स की ये बात आई होप सबने सुनी होगी कि इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक। अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो यह जरूर आपकी गलती है। बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक, राइट? बिकॉज what your destiny is you can decide, but what was, it was not in your hand. See, money is definitely a very powerful thing, what even Bill Gates says, right? ये दुनिया के सबसे रईस लोग हैं और ये बता रहे हैं कि मनी में पावर है। I met money one day and I said you are just a piece of paper. ये एक सेंटेंस है जो आपने ये भी सुन रखा होगा कि मैंने I met money and I said कि you are simply a piece of paper, मतलब I am showing that the money hasn't got worth. Okay, the money smiled and said, of course I am a piece of paper, but I haven't seen any dustbin yet in my life. ठीक है, पैसे का भी ताव देखिए, वो कहता है कि ठीक है मैं कागज का टुकड़ा तो हूं, लेकिन आज तक अपने जीवन में कभी मैंने डस्टबिन नहीं देखा। तो ये वो कागज का टुकड़ा है जिसने आज तक कभी डस्टबिन नहीं देखा। तो इनफैक्ट दिस इज रियली पावरफुल थिंग। मनी इज इनफैक्ट एंड पावरफुल थिंग। माना पैसा खुदा नहीं, लेकिन खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं। Now what our purpose is? What our purpose is? The more you learn, the more you will earn. The bullish market, you must have heard of bullish market, चढ़ता हुआ मार्केट। The bearish market, गिरता हुआ मार्केट। bullish market, चढ़ता हुआ मार्केट, bearish market, गिरता हुआ मार्केट। लर्निंग क्या है? आपका मार्केट बुलिश हो या फिर बेयरिश हो, सेंसेक्स चढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो, आप पैसे बनाओगे। आप पैसे बनाओगे। यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं, यही मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि I'll be able to make money either the market is bullish or bearish. It doesn't affect me. Understood? As because I really understand कि which shares are going to go down and which shares are going to rise. When to enter into a particular stock and when to get exit out of a particular stock.
whether it's bull or bearish market, we need to find opportunity in both. दोनों में अपॉर्चुनिटी है, ठीक है. मार्केट गिर रहा है तो भी कमाने के रास्ते हैं, ठीक है. पता तो रहे कि कौन से शेयर्स गिरने वाले हैं. Are we doing this course for a certificate? Obviously not, but still, when you complete this course, you are going to get a completion certificate that you know everything about stock market. So you'll be given a completion certificate at the end of this course. In fact, we are not doing it for the purpose of a certificate. We are doing it to make investment in ourselves in order to put our money to work. हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम तो काम पे लगे ही हैं, अपने पैसे को भी क्या करना है? काम पे लगाना है. What is our ultimate goal? Our ultimate goal, number one, is to make money. Use that money to make more money. ठीक है, पैसे कमाना है, फिर उस पैसे को आगे काम पे लगाना है कि उससे और पैसे बनाएं, और तीसरा, फिर से ये प्रोसेस रिपीट करना है. ठीक है, मतलब पैसा कमाना है, पैसे को काम पे लगा के फिर पैसा कमाना है, फिर उस पैसे को काम पे लगा के फिर पैसा कमाना है. कंटिन्यूअसली इस प्रोसेस को रिपीट करना है. So now let's begin the learning to make earning. Okay. My upcoming investors, what am I really going to teach in this course? I'm going to teach you, make you learn number one, shares. I'm not only going to make you learn shares, although the name of the course is stock market, but मैं आपको इन्वेस्टमेंट पढ़ा रहा हूं, पैसे पे को काम पे लगाना सिखा रहा हूं. हर इंसान का अपना अपना रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होता है, और आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से आपका पैसा किस तरीके से लगा होना चाहिए, ये आपको सिखा रहा हूं. तो शेयर्स बताऊंगा. I'll also teach you about bonds. I'll also teach you about mutual fund, and also teach you about commodity market. कमोडिटी मार्केट वो मार्केट है जहां पे आप हल्दी, धनिया, मिर्चा, गोल्ड सब कुछ खरीद सकते हैं. सर क्या ये सब भी खरीदते हैं, इस पे भी ट्रेडिंग होती है? हां. आपको इसे खरीद के घर में नहीं रखना, कहीं स्टोर नहीं करना, ट्रेड करना है. इन कमोडिटीज की प्राइजेस को एंटीसिपेट करके ट्रेड करना है. वो एंटीसिपेशन गैम्बलिंग है जब तक आप सिर्फ प्योरली एंटीसिपेट कर रहे हैं. बट अगर आप नॉलेज के साथ एंटीसिपेशन अपनी लगा रहे हैं तो निश्चित है वो गैम्बलिंग नहीं है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इनटू अ पर्टिकुलर कमोडिटी. आपको करेंसी भी ट्रेड होता है, डॉलर, पाउंड, ये सब खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, ये भी सिखाएंगे. आपको डेरिवेटिव मार्केट सिखाएंगे. कुछ लोग शायद इन टर्म्स को भी ना समझते हो, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें एक एक करके सारी चीजों को पकड़ना है. ठीक है, अभी सिर्फ इतना जान लें कि हम करने क्या वाले हैं इस कोर्स में. ठीक है, और एक सबसे आसान तरीका इन्वेस्टमेंट का जो जनरली सभी कोई जानते हैं, और हर कोई मेजरली इन्वेस्ट भी इसी तरीके से करते हैं. एक मिडिल क्लास फैमिली हमारे देश की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करती है वो करती है फिक्स्ड डिपॉजिट में. हम लोग इसकी बात भी करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट के जरिए भी रिटर्न को और मैक्सिमाइज किया जा सकता है. पता है, फिक्स्ड डिपॉजिट के जरिए भी जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं शायद वो कम है. अगर मुझे नॉलेज हो तो मैं इस रिटर्न को भी और मैक्सिमाइज कर सकता हूं. तो उसकी भी चर्चा करेंगे, जहां पर हम अपनी एग्जिस्टिंग एफडीज के रिटर्न को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं. सर क्या ऐसा भी होता है? हां, कर सकते हैं, यह भी बताऊंगा आपको. ठीक है, चलिए अब सबसे पहला टर्म, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है तो सबसे पहला टर्म हम लोग जानते हैं, व्हाट इज पोर्टफोलियो. बहुत आसान भाषा में इस बात को समझते हैं, पोर्टफोलियो क्या चीज होती है. मेरे पास
ये पैसा है, ये गठरी है, इसमें मेरे पास ढेर सारे पैसे अंदर भरे हुए हैं। अगर हम इसे स्प्रेड करके लगाते हैं, इस पैसे को स्प्रेड करते हैं, कुछ ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां पे रिस्क है, कुछ ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां पे रिस्क कम है, ठीक है, कुछ ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां पे रिस्क है ही नहीं। अगर हम अपने पैसे को डिवाइड करके अलग अलग जगह पर लगाते हैं तो इसे कहा जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए की मैंने हिंडाल्को कंपनी के शेयर ले लिए तो पता है ये पोर्टफोलियो नहीं है, ये एक सिंगल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके स्प्रेड करके अलग अलग जगह लगाते हैं तो इससे हम एक पोर्टफोलियो को बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका अपना पोर्टफोलियो होना। कभी भी पैसे को एक जगह पे मत लगाएं। आपने सुना भी होगा, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, राइट? डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बिल्कुल यही बात है। पोर्टफोलियो, आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग जगह लगाएं। अगर कोई एक इन्वेस्टमेंट खुदा ना खास्ता वर्क नहीं की तो मेरे सारे पैसे तो नहीं डूबेंगे, बाकी सभी इन्वेस्टमेंट तो मेरी काम कर रही होगी, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? बेसिकली पोर्टफोलियो इज अ सर्टेन परसेंटेज इन रिस्की, सर्टेन परसेंटेज इन लेस रिस्की investment and a certain percentage in non risky। इस तरीके का कुछ आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके लगाइए, इसी को क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो, राइट? अब कितना रिस्की में लगाएं, कितना नॉन रिस्की में लगाएं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और आपका सरप्लस कितना है। इन्वेस्टमेंट किससे होता है? इन्वेस्टमेंट होता है आपकी सरप्लस से। आपका पोर्टफोलियो कहां से बनता है? आपके सरप्लस से। सरप्लस किसके पास होता है? जो लाखों रुपए कमा रहा है, क्या उसी के पास सरप्लस होता है? नहीं। जो 10,000 रुपए की नौकरी करता है ना, सरप्लस उसके पास भी होता है। क्या जो 10,000 रुपए की नौकरी करता है वो पूरे पैसे खर्च कर देता है? नहीं, वो भी तो बचत करता है। जो बचत करता है वो सरप्लस है और अब उस सरप्लस को इन्वेस्ट किया जाता है। निश्चित है जिसकी बहुत छोटी बचत होगी उसका नॉन रिस्की ज्यादा होगा। क्यों भैया? क्योंकि बहुत छोटी सी बचत है, रिस्की कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो शायद जिसकी 10,000 रुपए तनख्वाह हो और वो 1,000 रुपए बचा पाता है, तो मेरे हिसाब से मेरे खुद के हिसाब से उसका 800 रुपए नॉन रिस्की होना चाहिए और सिर्फ 200 रुपए रिस्की होना चाहिए। या फिर इनफैक्ट ऐसा होना चाहिए 900 रुपए नॉन रिस्की हो और 100 रुपए ही रिस्की हो, ठीक है। लेकिन हां, अगर मेरा सरप्लस बड़ा है तो हम इस परसेंटेज को चेंज कर सकते हैं। डिपेंड करता है हम कितना रिस्क लेने को तैयार हैं, ठीक है। मोर द रिस्क मोर द गेन। ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट इज एन रिस्की मार्केट बट इट हैज गॉट ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल टू। और इस पोटेंशियल को हम इनकैश करने के लिए ही तो शायद इस कोर्स को कर रहे हैं। Now next thing is stock market। इस कोर्स का भी नाम है स्टॉक मार्केट कोर्स। What is this stock market? Stock market is a place where you can buy or sell equity share, where you can buy or sell equity share of listed company। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पर आप शेयर्स, इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं लिस्टेड कंपनीज की। दो स्टॉक मार्केट हैं, एक है बीएससी और दूसरा है एनएससी। ऑल्दो दे आर सर्टेन अदर स्टॉक मार्केट्स, स्मॉल मार्केट्स, उनकी हम बाद में बात कर लेंगे क्योंकि मेजर फोकस हमारा बीएससी और एनएससी पे ही होगा। बीएससी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी क्या है? अच्छा, आई विल इवन एक्सपेक्ट यू पीपल, ठीक है, कि जो भी इन कोर्सेज को कर रहे हैं वो हमारे साथ साथ इन पॉइंट्स को नोट भी करें, राइट।
और इन चीजों को आप नोट करेंगे तो पैरेलली आपके पास रिवाइज करने का स्कोप होगा, ठीक है। और अगेन आई विल से कि ये लिखना भी क्या है, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अच्छा, अगर आपको शेयर्स खरीदनी बेचनी है तो खरीदनी बेचने के लिए आपको शेयर्स से रिलेटेड एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं डीमेट अकाउंट। जैसे बैंक में आपका खाता होता है, बैंक में अकाउंट होता है जिसमें आप पैसे रखते हैं, वैसे ही शेयर्स रखने के लिए भी एक अकाउंट होता है, डीमेट अकाउंट। पहले शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे, सर्टिफिकेट फॉर्म्स में आपको मिला करते थे, लेकिन आज की तारीख में फिजिकल फॉर्म के शेयर सर्टिफिकेट की ट्रेडिंग नहीं होती है। आज आपके शेयर्स कहां पे होते हैं? डीमेट अकाउंट में। दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट विच होल्ड्स शेयर। क्या है ये? दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट विच होल्ड्स शेयर। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये बेसिक जानकारी है, लेकिन पहली दूसरी क्लास में बेसिक जानकारी ही हम लोग लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो हम लोग वहां से शुरू हो रहे हैं, एक एक छोटी से छोटी बातों को भी कवर करेंगे। लेकिन जिनको छोटी मोटी जानकारियां हैं जो अभी हम बता रहे हैं, उन्हें मजा आने वाला है जब हम रियल में ट्रेडिंग करेंगे और हम फंडामेंटल्स को समझाएंगे, ये बताएंगे कि मैं कैसे पकड़ लेता हूं कि इस कंपनी के शेयर्स के भाव बढ़ेंगे या फिर इस कंपनी के शेयर्स के भाव घटेंगे। तब उन्हें भी आनंद आएगा, मजा आएगा, उन्हें लगेगा कि हां, इस कोर्स को करके हम निश्चित है गेन कर रहे हैं। आई एम रियली इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ। तो इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट, हर कोई इस कोर्स को करके अपने आप को बहुत ही एजुकेटेड पाएगा इस मार्केट में। इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट विच होल्ड्स शेयर। और ये डीमेट अकाउंट हिंदुस्तान में, इंडिया में 2 जगह से खुलते हैं। ये या तो एनएसडीएल से खुलते हैं या तो सीडीएसएल से खुलते हैं। एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल, डीमेट अकाउंट खोलने वाली 2 एजेंसीज हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरीज एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, सीडीएसएल, ठीक है। फुल फॉर्म वगैरह आप गूगल से देख सकते हैं, पर्पस जहां पे है हम लोग वहां पे कंसंट्रेट करें। तो दे आर 2 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इनको डीपी कहते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। हालांकि ये डायरेक्ट आपके डीमेट अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, आपके डीमेट अकाउंट इनकी बहुत सारी फर्दर एजेंसीज हैं जो खोल रही हैं, ठीक है। कौन कौन खोलता है आपके डीमेट अकाउंट? तो जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो बेसिकली आपके डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, ज़ेरोदा है, आज की तारीख में बहुत पॉपुलर है ये सब, 5 पैसा है, रेलीगेयर है, राइट, इंडिया बुल है, ठीक है, शेयर खान है, कार्वी है। बहुत सारी बैंक भी खोलती है, आईसीआईसीआई बैंक खोलती है, यस बैंक खोलेगी, कोटक महिंद्रा बैंक खोलती है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खोलती है। बहुत सारे बैंक भी आपके डीमेट अकाउंट ओपन करती है, ठीक है। तो इनके थ्रू आपके डीमेट अकाउंट खुलता है। ये जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं, ठीक है, ये आपके डीमेट अकाउंट कैसे खोल रहे हैं? या तो एनएसडीएल के थ्रू खोल रहे होंगे या सीडीएसएल के थ्रू, क्योंकि अल्टीमेट डीमेट अकाउंट खोलने की अथॉरिटी किसके पास है? एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो या तो इन्होंने एनएसडीएल की एजेंसी ले रखी होगी, कुछ ने सीडीएसएल की एजेंसी ले रखी होगी, और इनके थ्रू आपके डीमेट अकाउंट खोले जाते हैं, ठीक है। तो हम डीमेट अकाउंट इनके थ्रू खोलते हैं जो मेंटेन्ड होते हैं इधर एनएसडीएल में या फिर सीडीएसएल में। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? राइट। नेक्स्ट थिंग, पहली क्लास में इंट्रोडक्टरी क्लास है, लेकिन यहां पे हम सिर्फ थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, लेकिन अगली ही क्लास से हम इस क्लास को पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बना देंगे। पता है, आप सिर्फ सुनेंगे नहीं हमारी बातों को, आप प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे होता है।
मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा शेयर खरीदना है, मैं शेयर खरीद के दिखाऊंगा आपको, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं चेक कराऊंगा आपको कि देखिए मैंने फंडामेंटली माइंड अप्लाई किया और मैंने बताया कि द प्राइसेस मस्ट राइज, तो मैं आपको शेयर परचेज कराऊंगा और सेल करके दिखाऊंगा कि यस इट हैज राइजन। तो प्रैक्टिकली ये सारी चीजें करनी है, सिर्फ मुझे ही नहीं करनी, साथ में आपको भी करनी है, ठीक है। आई वोंट आस्क यू, मैं आपसे ये थोड़ी ना कहूंगा कि चलिए चलिए आपको पैसे लगाने हैं, लगाओ 10 लाख रुपए लगाओ, 5 लाख रुपए लगाओ, 1 लाख रुपए, नहीं, सिर्फ 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए। आई होप इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, सीखना है ना। 100 रुपए भी बस इसलिए लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में क्योंकि मुझे सीखना है, मुझे जानना है ये सब कुछ कैसे होता है, राइट। तो शायद ये छोटे से अमाउंट से आप मेरे साथ एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेंगे, यू विल गेट एन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आप ये सब कुछ करके देखेंगे, राइट। तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू ओपन अ डीमेट अकाउंट फॉर दिस, ठीक है, क्योंकि डीमेट अकाउंट में ही हम शेयर्स को ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। हम लोग शेयर्स के साथ शुरू हो रहे हैं, ऑल्दो हमारी जर्नी बहुत लंबी होगी क्योंकि हमें म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स, ये सब कुछ भी सीखना है, ठीक है। तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ओपनिंग डीमेट अकाउंट, मैं आपको बता दूं रिक्वायरमेंट्स फॉर ओपनिंग डीमेट अकाउंट। नंबर 1, आपके पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। देखिए पैन की एक कॉपी लगती है, तो यू मस्ट हैव अ पैन नंबर, ठीक है। नंबर 2, आपको 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट देनी होती है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। दिस इज बेसिकली अ प्रूफ ऑफ इनकम। ये प्रूफ ऑफ इनकम होता है कि आप कमाते हैं, भाई कमाते हैं तभी तो इन्वेस्ट करेंगे, अब कमाते ही नहीं है तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तीसरा, एक आधार की फोटो रिक्वायर्ड है, बेसिकली ये एड्रेस प्रूफ होता है, आधार ही जरूरी नहीं है, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है या फिर पासपोर्ट है तो ये सब भी वर्क करेगा। दिस इज बेसिकली एन एड्रेस प्रूफ विच इज रिक्वायर्ड। फोर्थ इज योर पासपोर्ट साइज फोटो इज रिक्वायर्ड। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रिक्वायर्ड होता है। और पांचवा, आपके बैंक को लिंक करने के लिए, क्योंकि जब भी आप शेयर्स बेचेंगे तो आपके पैसे आपके वापस बैंक अकाउंट में भी जाएंगे, ठीक है। तो कैंसिल्ड चेक लगती है एक, ठीक है। अलोंग विद दिस, इन सब के साथ एक फीस होगी जो डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको पे करनी होती है। क्लियर है बात। तो डीमेट अकाउंट के लिए इन सभी चीजों की आवश्यकता है। जिन भी लोगों के पास अगर पैन नहीं है वो पैन बनवा सकते हैं, वो अपना पैन कार्ड अप्लाई कर दें, पैन बन जाएगा, फिर उसके बाद डीमेट अकाउंट अप्लाई कर ले, राइट। जब आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो सर इसके कुछ खर्चे लगते हैं, क्या खर्चे लगते हैं ये सब बता दीजिए। तो मैं उसके चार्जेस बता देता हूं। एक बार तो सबसे पहले ये जो फी बताया ये लगता है अकाउंट ओपनिंग चार्ज। अकाउंट ओपनिंग चार्ज के साथ साथ एएमसी होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है। अकाउंट ओपनिंग चार्ज ये डिफर करता है, ये जितने ब्रोकर्स हैं सब अलग अलग तरीके के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे लिए सिर्फ चार्जेस इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, हमारे लिए फैसिलिटीज भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि किसका पैनल कितना सुविधाजनक है, कितनी अच्छी हम ट्रेडिंग परचेज सेल कर पाते हैं, कितनी अच्छी वो रिपोर्ट्स देते हैं, कितना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नोट वो बना के देते हैं। बहुत सारे टर्म हम ऐसे भी इस्तेमाल कर रहे होंगे जिनका मतलब आपको नहीं पता होगा, पर परेशान बिल्कुल भी नहीं होइएगा। हमने जितने भी टर्म लिए ना, ये सब टर्म भी धीरे धीरे करके आपको समझाने वाले हैं। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि मैं स्टॉक मार्केट के ग्राउंड लेवल से आपको उठा रहा हूं, एक छोटी से छोटी बात को भी जरूर बताऊंगा। तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जो होता है वो सबका डिफर करता है, 500 रुपए से लेके 1000 रुपए तक होंगे। एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 300 रुपए से लेके 500 रुपए के आसपास हर एजेंसीज लेती है। पर्पस हमारा ये चार्जेस नहीं है क्योंकि ये चार्जेस बहुत नॉमिनल है। हमारा पर्पस ये है कि फैसिलिटीज और सर्विसेज कहां पे बहुत अच्छी है ये देखते हुए हम लेंगे। शेयर ट्रेडिंग में आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है, हर ट्रांजैक्शन पे ब्रोकरेज लगेगा। ऑन एवरी ट्रांजैक्शन यू नीड टू पे
ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज भी डिफर करता है एजेंसी टू एजेंसी। आइडेंटिफाई कीजिए जो सबसे कम ब्रोकरेज लेता है वही अच्छा है, ऐसा भी नहीं है। सर्विसेज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रोकरेज भी अगर बहुत कम है और सर्विसेज भी बहुत अच्छी है तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। चौथी बात है, कुछ टैक्सेस भी हैं इन पे। हर ट्रांजैक्शन की खरीद बिक्री पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स गवर्नमेंट एसटीटी लेती है, और जो ब्रोकरेज ये ब्रोकिंग हाउसेस लेते हैं, भाई जो ट्रेड करा रहे हैं ना, हर ट्रांजैक्शन पे ये ब्रोकरेज लेती है अपनी, ठीक है। अब ये ब्रोकरेज भी क्या होती है ये अभी बता नहीं पाएंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन अलग अलग तरीके के होते हैं। मैं आपको बोलूंगा इंट्राडे पे इतना, इंटरडे पे इतना, तो बहुत सारे लोग ये ऐसे हैं जो इंट्राडे और इंटरडे अभी समझते ही नहीं, तो मैं ब्रोकरेज की बात ही नहीं करता क्योंकि अलग अलग किस्म के अलग अलग ट्रांजैक्शन पे अलग अलग ब्रोकरेज होती है, ठीक है। ये जो ब्रोकरेज होती है ये एक टैक्सेबल सर्विस है, इसलिए इस पे जीएसटी भी लगता है, ठीक है। तो वो हम टैक्सेस में कवर कर लेते हैं, हमें एसटीटी पे करना होता है और जीएसटी भी पे करना होता है, ठीक है। अच्छा, डीमेट अकाउंट ओपन करना अति आवश्यक है अगर आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिकली ये चीज सीखनी है, और प्रैक्टिकल कोई भी चीज तभी सीखी जा सकती है जब आप खुद से कर रहे हैं। प्रैक्टिकल वो चीज नहीं होती सर तो कर रहे हैं ना चलो मुझे भी आ गया, नहीं, आप भी करके देखो, ठीक है। 100 रुपए से करके देखते हैं ना, कौन सा बड़ा रिस्क है, सीख तो जाएंगे, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट ओपन करना बहुत ही आवश्यक है। आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने में हेल्प करने के लिए हमने अपनी वेबसाइट पे study@home.org पे एक प्रोडक्ट की तरह लिस्ट कर दिया है। फीचर्ड प्रोडक्ट में आपको दिखाई देगा यहां पे डीमेट अकाउंट ओपनिंग, एक प्रोडक्ट दिखाई देगा डीमेट अकाउंट ओपनिंग, राइट, दिस इज देयर डीमेट अकाउंट ओपनिंग। आप इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके बाई कर सकते हैं। होगा क्या कि जब आप डीमेट अकाउंट ओपनिंग को बाई कर लेंगे एज एन प्रोडक्ट, तो उसके बाद हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, क्योंकि व्हेन यू विल बी बाइंग दिस प्रोडक्ट यू विल डेफिनेटली बी गिविंग योर ईमेल आईडी एंड योर फोन नंबर जब आप बेसिकली इसको बाई करते हैं, राइट। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय टीम विल कांटेक्ट यू, और वो आपको फॉर्म्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स ये सब कुछ आपसे क्या करेंगे, मेल के जरिए भेजेंगे और पोस्ट के जरिए आपसे मंगा लेंगे। मतलब वो फिर आपको गाइड करेंगे किस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सबमिट करने हैं, कहां साइन करना है, कैसे नहीं करना है, एवरीथिंग दे विल हेल्प यू, राइट। और इससे क्या होगा, ये फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन से लगभग आप ऐसे समझ लीजिए डॉक्यूमेंट मिलने के 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको डॉक्यूमेंट लेना फिर वापस से भेजना, और डीमेट अकाउंट के ओपन होने के लिए एक मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन अगर मान लिया जाए तो हो सकता है 5 से 6 दिन भी लग सकते हैं। तो ये बहुत राइट टाइम है, डीमेट अकाउंट इमीडिएटली ओपन कीजिए, क्योंकि डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद ही आपको अगली क्लासेस में मजा आएगा, क्योंकि पैरेलली आप भी मेरे साथ साथ इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। जो भी लोग वीडियो क्लासेस देख रहे हैं वो अगली क्लासेस को तभी करें या फिर एक क्लास और कर लें, लेकिन सारी क्लासेस कंप्लीट ना कर लें डीमेट अकाउंट ओपन होने तक ही, ठीक है। वेट करें, डीमेट अकाउंट जब ओपन हो जाए तो पैरेलली मेरी क्लासेस को कीजिए, आपको मजा और अधिक आएगा, ठीक है। तो दिस इज देयर। तो अच्छा, वैसे इसकी लिंक जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं इसे, ठीक है, इस वेरी फर्स्ट क्लास को, एज बिकॉज दिस वेरी फर्स्ट क्लास हैज आल्सो बीन पुट ऑन माय यूट्यूब चैनल एज अ डेमो क्लास। तो यूट्यूब में जहां पे वीडियोस आप देख रहे हैं वहां पे आप नीचे देखेंगे तो आपको लिंक भी एक प्रोवाइडेड है, जिसको क्लिक करके आप सीधे इस प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं इन ऑर्डर टू ओपन योर डीमेट अकाउंट, राइट। अच्छा, जिनको अभी डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करना लेकिन डीमेट अकाउंट ओपन करने से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, अभी डीमेट अकाउंट ओपन तो नहीं करना सर लेकिन उससे रिलेटेड कुछ मुझे जानकारी और चाहिए, ठीक है, तो एक लिंक और प्रोवाइडेड होगा जहां पे आप अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के छोड़ सकते हैं। माय टीम विल कांटेक्ट यू एंड विल हेल्प यू, विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट, ठीक है। डीमेट अकाउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर आप कोई भी हेल्प चाहते हैं और आप सिर्फ अभी एक इंक्वायरी करना चाहते हैं डीमेट अकाउंट से रिलेटेड, तो एक साइन अप है कि लिंक नीचे दी गई है, वहां पे जाके आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी छोड़ दीजिए, आपको टीम कांटेक्ट करेगी और डीमेट अकाउंट ओपन करने में पूरी हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये रही हमारी डीमेट अकाउंट की बात। नाउ नेक्स्ट इज, मैं आपसे कह रहा था ना कि
ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, ये तो शेयर मार्केट की मैंने बात कर ली। ऐसा जरूरी नहीं है कि रिटर्न मैक्सिमाइज करने के लिए आपको रिस्क लेने की जरूरत है। बिना रिस्क लिए भी तो एक इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, एफडीज। बिना रिस्क लिए भी तो हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडी, राइट। तो कुछ एफडीज ऐसी होती हैं जिन पे रिटर्न आप और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कुछ लोग हैं अपना पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं, ठीक है। कुछ सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ बैंक फीचर देती है स्वीप इन एफडी का। स्वीप इन एफडी क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि वो एफडी आपके सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक होता है। वो फिक्स्ड डिपॉजिट के फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन वो सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक है, उसे कहते हैं स्वीप इन एफडी। इस पे आपको ब्याज जो है वो एफडी का मिल रहा है, लेकिन कभी भी मैं, देखिए ये एफडी है, ठीक है, ब्याज एफडी वाला मिल रहा है, लेकिन अगर कभी भी मैंने अपने डेबिट कार्ड से कहीं स्वैप किया, एटीएम से पैसे विड्रॉ किए, तो इस एफडी में से पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में आएगा और फिर वो सेविंग बैंक अकाउंट से बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब ये एफडी जो होता है, स्वीप इन एफडी किसे कहते हैं, वो एफडी जो आपके एसबी अकाउंट से लिंक्ड है। अगर मैंने पैसा यूज नहीं किया तो एफडी का ब्याज मिल रहा है। जनरली होता क्या है कि मैं जो पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में रखता हूं उसमें 4% के आसपास का ब्याज है, और एफडी में जो ब्याज है वो मान लो 7% के आसपास का है। तो हम अपनी रेगुलर जरूरतों के जितना पैसा, थोड़ा पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में छोड़ देते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि साल दर साल हम उसे उपयोग करते ही नहीं है, उस पैसे को मुझे निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और मुझे उस पर ब्याज कितना मिला, सिर्फ 4% का। लेकिन अगर मैंने उसे स्वीप इन एफडी बनवा दिया तो मुझे ब्याज मिल रहा होगा 7% के रेट से, और कभी जरूरत पड़ी तो पैसा भी निकल गया इमीडिएट। मुझे एफडी ब्रेक करने के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये एफडी क्या होती है, सेविंग बैंक अकाउंट से आपके लिंक्ड होती है, राइट। पर्पस सिर्फ स्वीप इन एफडी को ही समझाना नहीं था, इसका भी इस्तेमाल लीजिए अगर आप एफडीज कराते हैं तो। कुछ बैंक ये फीचर नहीं देती है तो कोई बात नहीं, ऐसे बैंक में खाता खुलवाएं जहां पे ये फीचर है। उसके बाद कुछ कॉर्पोरेट एफडीज होती हैं। कॉर्पोरेट एफडी का मतलब क्या है, जिस तरीके से बैंक फिक्स डिपॉजिट करती है वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां भी फिक्स डिपॉजिट करती हैं। मतलब कस्टमर रिलायंस कंपनी के पास जाके फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी तो बैंक से कर्ज लेती हैं, और जब वो बैंक से कर्ज लेती हैं तो उनको ब्याज देना पड़ता है बैंकों को 13%, 14%, ठीक है। क्यों, बैंक कमाती है, बैंक ये तो डिफरेंशियल अर्न कर रही है। बैंक आपको कितना पैसा दे रही है रिटर्न एफडी पे, 7%, और यही जब बिजनेसमैन को पैसा देती है, लेंड करती है, तो उनसे लेती है 13%। तो ये जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो कहते हैं कि क्यों ना हम डायरेक्टली पब्लिक से पैसा ले लें, क्यों हम बैंक के थ्रू पैसा लें। हम पब्लिक से डायरेक्ट पैसा ले लेते हैं, बैंक उनको 7% ऑफर कर रही है, हम 10% ऑफर कर देते हैं, 11% ऑफर कर देते हैं, स्टिल हम प्रॉफिटेबल पोजीशन में हैं, क्योंकि हम बैंक से लेने जाते तो हमको कितने में मिलता, 13। तो कंपनियों को समझ में आ रहा है कि अगर हम डायरेक्ट पब्लिक से पैसा लेंगे तो 10-11% भी सस्ता है, क्योंकि बैंक से लेंगे तो कितना देना है, 13-14% देने हैं। तो कंपनियां क्या करती हैं, कॉर्पोरेट एफडीज लाती हैं मार्केट में, ठीक है। तो आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हर समय कॉर्पोरेट एफडीज मार्केट में अवेलेबल होती है, फाइनेंस कंपनीज की कुछ एफडीज अवेलेबल होती हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, ठीक है, कि कौन सी एफडीज हम कर सकते हैं, कॉर्पोरेट एफडीज वगैरह, तो आप एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं sales@studyathome.org, ठीक है। आप इस पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। डीमेट अकाउंट से रिलेटेड भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप इस पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे आप बता दीजिए कि आपको कॉर्पोरेट एफडी में इन्वेस्ट करना है, वी नीड सम सजेशंस, तो ठीक है, जो भी मार्केट में अवेलेबिलिटी होगी वो आपको बताई जाएगी, ठीक है। डीमेट अकाउंट से रिलेटेड फीचर्स के बारे में कुछ जानना हो कुछ भी, तो आप यहां पे जानकारी ले सकते हैं। निश्चित है हमारी टीम आपको इमीडिएट रिवॉर्ड करेगी और बताएगी कि क्या क्या आपके पास बेहतरीन ऑप्शंस हैं। चलिए अब हम लोग मार्केट की बात करते हैं। कुछ मार्केट के में कलर्स यूज होते हैं। मार्केट में ग्रीन कलर यूज होता है, रेड कलर यूज होता है और ब्लैक कलर यूज होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स के भाव खोल रखे हैं अपनी स्क्रीन पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
ठीक है, सबको दिख रहा है। और जरा यहां पे फोकस कीजिए, ये देखिए रेट। इस समय इसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो रेट चल रहा है, दिखाई स्क्रीन पे आपको 1412 रुपया, ठीक है। और ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, यहां पे एक सिंबल भी बना हुआ है स्टूडेंट्स, यहां पे एक सिंबल भी है, और 6 रुपए 90 पैसा उसके बाद दिखाई दे रहा है कि ये अप है। जो भी शेयर्स के भाव बढ़े होते हैं, ठीक है, राइजिंग ट्रेंड, ठीक है। अब रेड हो गया मतलब गिरा है रेट। अभी कितना था, देखो ग्रीन हो गया, बढ़ गया 1411.80। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब ये बढ़ रहा है तो ये ग्रीन दिखाएगा, और अगर ये डाउन होगा तो रेड दिखाएगा। 1411.80 था, 1412 हो गया, देखिए ग्रीन, ठीक है। मैं और कोई शेयर्स लेता हूं, मैं आपको दिखाता हूं रेड कलर भी। इस हॉल में थोड़ा सा मुझे लगता है इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो होने के कारण मैं शेयर्स नहीं खोल पा रहा हूं। ओके, चलिए, मैंने आपको दिखाया कि जिस तरीके से ये ग्रीन दिखा रहा है, ग्रीन का मतलब होता है राइजिंग ट्रेंड, ठीक है। और अगर यही रेड रहेगा तो क्या मतलब होता है उसका, फॉलिंग ट्रेंड। एंड व्हेन इट इज ब्लैक इट मींस देयर इज नो चेंज। तो ग्रीन का मतलब, सबका सारी चीजें लिख लीजिए, आप भी नोट कीजिए मेरे साथ साथ। कलर ग्रीन मींस राइजिंग ट्रेंड। भाव बढ़ेंगे तो कौन से कलर से दिखाएगा, ग्रीन। शेयर के भाव गिरेंगे तो कैसे दिखाएगा, रेड, फॉलिंग ट्रेंड। और जिसमें कोई चेंज नहीं है, न बढ़ रहा है न घट रहा है, कांस्टेंट है, जो कल का भाव था वही आज भी भाव है, तो दैट विल शो एज ब्लैक, नो चेंज। ठीक है। अच्छा, आप शेयर मार्केट में हमेशा बुल और बियर की फोटो देखते हो, बुल एंड बियर देखते हो कि नहीं? ये देखिए, हमेशा आपने ये देखा होगा शेयर मार्केट। आप गूगल पे लिखिए शेयर मार्केट और इमेजेस क्लिक कीजिए, यू विल फाइंड बुल एंड बियर, ठीक है। बहुत बार देखा है ये फोटो, न्यूज में भी आपने देखा होगा, ये बुल और बियर की फोटो होती है। ये बुल है इधर पहले, और उसके बाद ये बियर है, राइट। बुल क्या चीज दिखाता है, बुल क्या चीज दिखाता है, बुल दिखाता है राइजिंग ट्रेंड को, और बियर डिनोट करता है फॉलिंग ट्रेंड को। जैसे अगर मार्केट बढ़ रहा है तो हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड है, बुलिश, बुल मतलब राइजिंग, और बियर का मतलब फॉलिंग ट्रेंड। लेकिन कभी सोचा आपने कि इसको बुल और बियर ही क्यों कहते हैं? पता है इसके पीछे भी एक कारण है, इसके पीछे भी एक कारण है। बुल राइजिंग ट्रेंड को क्यों डिनोट करता है? क्योंकि बुल क्या करता है मालूम है, किसी को भी कैसे मारता है, वो नीचे से ऊपर मारता है। जैसे बुल किसी भी पे हमला करता है तो वो ऐसे नीचे घुसता है, ऐसे करके उठा देता है। ये बुल के मारने का तरीका है, इसीलिए उसको राइजिंग ट्रेंड्स को डिनोट करते हैं बुल से। और बियर क्या करता है पता है, ऊपर से मारता है, किसी को भी मारता है तो ऐसे हाथ उठाता है, यूं मारता है बियर। तो बियर ऊपर से नीचे मारता है, इसलिए जब मार्केट गिरता है तो उसको बियरिश ट्रेंड बोलते हैं और बियर से डिनोट करते हैं। मैं आपको फोटो दिखाता हूं, जैसा देखिए बुल और बियर को, आपको यह बात और क्लियर होगी। ये देखिए, ये बुल, ये है बुल। ये आप बुल देख रहे हो क्या किया है, ये नीचे की तरफ सींग घुसाता है अपना, ठीक है, कहीं से भी, और उठा के पटकता है, ऐसे उठाता है वो किसी को भी मारने के लिए। इसीलिए जब मार्केट ऊपर उठती है तो हम उसको बोलते हैं बुलिश। अब मैं आपको बियर दिखाता हूं, ये देखिए, ये बियर है। ये बियर क्या करता है, वो खुद उठ जाता है, ठीक है, और किसी को भी मारना होता है तो वो गिरा के मारता है, राइट। सो दिस इज द लॉजिक व्हाई वी कॉल इट एज बुल और बियरिश मार्केट।
अंडरस्टूड? नेक्स्ट, इस कंटेंशन को पूरी तरीके से क्लियर कर दूं आपके साथ। जनरली आप ये बात सुनते हो कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस ऑफ गैम्बलिंग, मैंने भी सुना है, तो निश्चित है आपने भी सुना होगा और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो ये बात बताएंगे कि मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे हारे। हारे क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाई हारे? हारे क्या चीज है? और यू वर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, आपको कुछ पता नहीं था, आपने पैसे उसमें डाले तो आपने जुआ खेले इसलिए हारे। अगर आप मार्केट को समझते हैं तो यह गैम्बलिंग नहीं है। प्लीज आप मेरे साथ चलिए, जिन बातों को मैं बता रहा हूं उन्हें ध्यान में रखिए। कुछ कंडीशंस आपको बताएंगे, कुछ आपको सिस्टम बताएंगे, कुछ आपको रूल्स बताएंगे, और आप जब उसे फॉलो करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गैम्बलिंग। आपको पता है कि दुनिया में सबसे अच्छे रोबोट्स कहां बनते हैं? जापान में। जापान वो कंट्री है जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, ठीक है। वो कहता है 10 इंसान जो काम करेंगे वो एक रोबोट करेगा, 100 इंसान जो काम करेंगे वो एक रोबोट करेगा। रोबोट बनाते हैं वो और उनसे काम लेते हैं। मार्केट में रोबो सॉफ्टवेयर आती है। बिलीव मी, जब मैं ये सब बात करूंगा तो शायद आपको लगेगा सर से क्या क्या बात सीखने को मिलने वाली है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आते हैं जो बेसिकली आपको बताते हैं कि शेयर बढ़ने वाला है कि घटने वाला है, और वो ऑटो प्ले करते हैं। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जो आपके ऑर्डर्स को डायरेक्टली प्लेस करेंगे, खरीदारी का ऑर्डर, बेचने का ऑर्डर खुद से प्लेस करेंगे और प्रॉफिट कमा के दिखाएंगे। वो आपको प्री हैंड बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल्स पे काम करते हैं। उनमें वो सारी चीजें फीडेड है। जो बात मैं आपको सिखा रहा हूं वो सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट है कि अगर ऐसा ऐसा है तो इट हैज टू राइज, ऐसा ऐसा है तो इट हैज टू फॉल, एंड दे रिएक्ट अकॉर्डिंगली। पता है होता क्या है? हम इंसान में और रोबोट में क्या अंतर है? हालांकि उस रोबोट मूवी को याद मत कर लीजिएगा जो रोबोट मूवी आई थी, क्योंकि उसमें तो उस रोबोट में वो अंतर था ही नहीं। अंतर क्या है इंसानों में और रोबोट में? हम इंसान में दिमाग तो होता ही है, साथ में इमोशन भी होता है, दिल भी होता है। लेकिन जो रोबोट बनाए जाते हैं उनमें दिल नहीं होता, इमोशन नहीं होता, उनमें इमोशन नहीं होता। वो सिर्फ फंडामेंटल्स पे काम करते हैं, सिर्फ दिमाग से काम करते हैं। हम दिमाग के साथ साथ दिल भी अपना लगा देते हैं, शायद इसीलिए तो स्टॉक मार्केट में हम गवा देते हैं। और उनमें दिल तो होता नहीं है, उनको तो फंडामेंटल्स बताया गया, फंडामेंटल्स के हिसाब से काम करते हैं और कमा के दिखाते हैं। उनकी भी चर्चा करेंगे, हो सकेगा तो आपको वो सॉफ्टवेयर्स भी क्लास में दिखाएंगे, हम उस पर ऑपरेट करके भी दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करके खुद से ट्रेडिंग कर रहा है और पैसे कमा के दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन बाद में, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं डायरेक्टली उस पर जंप कर जाऊंगा तो आपको फंडामेंटल समझने में मजा ही नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हर कोई को शॉर्टकट पसंद है ना, रोबोट तो सबको पसंद है, ठीक है। तो रोबोट की बात बाद में करेंगे, रोबोट सॉफ्टवेयर की बात बाद में करेंगे। हालांकि अगर वो मूवी वाली रोबोट की बात करें जो जिसमें ऐश्वर्या राय थी और हीरो का नाम क्या है, रजनीकांत, तो उसमें तो जो रोबोट उसने रजनीकांत ने बताया था उसके पास दिल भी था, क्योंकि वो तो प्यार भी करने लग जाता है ऐश्वर्या राय से। तो ऐसे रोबोट्स नहीं होते, वो इमोशन पे प्ले नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे हमने एक शेयर खरीदा, ठीक है, 500 रुपए का, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए ये 500 रुपए का शेयर 550 रुपए तक जाएगा, लेकिन अगर 490 टच कर गया है ना, 490 टच कर गया है तो इसका मतलब है कि फिर वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, वो और गिरेगा। आप 490 पे बेच के 10 रुपए का लॉस ले लीजिए, 500 रुपए पे खरीद के 490 रुपए पे बेच के 10 रुपए का लॉस ले लीजिए। लेकिन कुछ लोग इमोशन में आ जाते हैं, कहते हैं ऐसे कैसे ले ले 10 रुपए का घाटा, अरे यार गिरा है वैसे ही बढ़ भी जाएगा। अब सॉफ्टवेयर को तो ये जानकारी है ना, सॉफ्टवेयर को मालूम है 490 पे बेच देना, वो 490 पे बेच देगा, और आप इसी इमोशन के चक्कर में और पैसे गवा देते हो, क्योंकि वो 590 रुपए से कहां तक पहुंच जाता है, वो 500 रुपए से लेके वो हो सकता है 5 रुपए पे भी पहुंच जाए, ठीक है। मैं कुछ शेयर्स की बात करूंगा आपके साथ। रिलायंस पावर का शेयर आया था मार्केट में, ठीक है, रिलायंस पावर का शेयर 540 रुपए का आया था, ठीक है। जब कंपनी ने
इनिशियल पब्लिक ऑफर लाया था, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। इनिशियल पब्लिक ऑफर जब कंपनी ने, रिलायंस कंपनी ने लाया था तो वो 540 रुपए का था रिलायंस पावर, और पहले ही दिन वो कंपनी 590 रुपए तक भी पहुंची थी। आज हालांकि उसकी प्राइसेस 5-6 रुपए हैं मात्र। बहुत सारे लोग उस रेट पे भी खरीद के आज तक रखे हुए हैं, पता नहीं क्यों। रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन है, जियो के आने के बाद कंटिन्यूअसली गिर रही है, ठीक है। जियो मुकेश अंबानी की है और रिलायंस कम्युनिकेशन आई बिलीव सबको मालूम है वो अनिल अंबानी की है, उन्हीं के भातश्री की है रिलायंस कम्युनिकेशन। आपको तो पता ही होगा जियो के आने के बाद हर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एक बार तो झटका खाई, ठीक है, और जियो कंटिन्यूअसली राइज पे भी थी। तो जब मुझे दिख रहा था जियो आने के बाद कि रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन कंटिन्यूअसली गिर रही है, तो उसे बेच देना चाहिए। फंडामेंटल्स ये कहते हैं कि जब आप गिर रहे हो तो आप कहीं तक भी नीचे जा सकते हो, यू नीड टू सेल आउट, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग इमोशन में आके रह जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई ऐसे कैसे बेच दे। ऐसा लगाव नहीं चाहिए, स्टॉक मार्केट को लगाव नहीं चाहिए, आपकी इंटेलिजेंस चाहिए। राइट टाइम फॉर एंट्री होती है और राइट टाइम फॉर एग्जिट भी होता है, ठीक है। अगर आप राइट टाइम पे एंट्री करते हैं और राइट टाइम पे एग्जिट करते हैं तो आप कभी भी गवाएंगे नहीं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या है, रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें तो आज 2 रुपए के भी नीचे चला जाता है, ठीक है, वो पोजीशन आ गई है। तो वी नीड टू जस्ट चेक आउट दीज थिंग्स। लेट मी चेक आउट इफ द इंटरनेट इज वर्किंग, आई विल बी एबल टू जस्ट हेल्प यू विथ सम स्टॉक प्राइसेस इफ द इंटरनेट इज गुड। Okay, the speed is slow, it's taking time. Next class I'll just check out कि the internet is working fine in the class so that I can just, because मुझे तो आपके साथ बहुत कुछ और भी करना है, ट्रेडिंग वगैरह भी करनी है, तो इंटरनेट नीड टू बी वंडरफुल ओवर हियर। चलिए ठीक है, अब शेयर मार्केट की बात करते हैं हम आपको। जो शेयर मार्केट होता है इसके अंदर एक प्राइमरी मार्केट है और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। ये जो मैंने आपको स्टॉक एक्सचेंजेस बताया, बीएससी, एनएससी, ये सब सेकेंडरी मार्केट है। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी या फिर ये एनएससी, ये सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी अपने शेयर्स पहली बार मार्केट में ऑफर करती है तो उसे कहा जाता है आईपीओ। वहां पे कंपनी खुद शेयर्स बेचती है, ठीक है। जब कंपनी शेयर्स बेच देती है तो उसको लिस्ट कराया जाता है सेकेंडरी मार्केट में, ताकि अब फर्दर लोग वहां से खरीद बिक्री कर सके। हालांकि इस शेयर मार्केट को गवर्न करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम है सेबी, और सेबी ने यह बात मैंडेटरी कर रखा है। सेबी हैज मेड इट मैंडेटरी कि हर वो कंपनी जो इक्विटी शेयर्स आईपीओ के जरिए लाएगी उसे क्या करना पड़ेगा? उसे किसी ना किसी एक स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। सब जगह लिस्ट हो जरूरी नहीं है, बीएससी एनएससी दोनों, किसी एक मार्केट में, किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में आपको लिस्ट उसे कराना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां दोनों जगह लिस्ट कराती हैं अपने शेयर्स को, लेकिन किसी एक मार्केट में तो आपको लिस्ट कराना ही पड़ेगा। ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? सेबी कहती है। इसलिए सभी शेयर्स, वो इसलिए ताकि आपके पास एग्जिट पॉइंट, देखिए क्या होगा कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, अब मुझे उस शेयर्स को बेचने, तो मैं कहां जाऊंगा? मैं तो फंस गया शेयर्स खरीद के। तो मुझे अगर बेचने हैं तो उसके लिए कंपनी ने सेबी ने क्या कहा? उस कंपनी को कहा कि तुम अपने शेयर्स किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा लो ताकि शेयर होल्डर फंसा हुआ ना रहे, उसे जब शेयर बेचने हो तो वो बेच भी सके, ठीक है। तो उसके लिए होता है सेकेंडरी मार्केट। बीएससी का फुल फॉर्म सबको पता ही होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी वेबसाइट है, इसको जरूर रेफर कीजिएगा, ये सब आपकी नॉलेज इनहांस करेगी। www.bscindia.com,
एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और इसकी भी वेबसाइट है, ये भी जरूर से स्टडी कीजिएगा आप, www.nscindia.com। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, पोजीशन। स्टॉक मार्केट में यह टर्म यूज होता है जिसे आपको सीखना होगा, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है बाइंग पोजीशन। आपसे पूछा जाता है आप कौन सी पोजीशन लेना चाहते हैं, मतलब आप क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। जैसे अगर मुझे ये कहना है कि मैं खरीदना चाहता हूं तो मैं कहूंगा कि मैं बाइंग पोजीशन लेना चाहता हूं। ठीक है, बोलने का तरीका सीखिए। जैसे आपको कहना है कि मुझे एसीसी सीमेंट्स के शेयर खरीदने हैं। ठीक है, तो अब टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे बात करेंगे, जैसे कि आई हैव टू टेक बाइंग पोजीशन इन एसीसी सीमेंट, आई हैव टू टेक बाइंग पोजीशन, या फिर यू से आई हैव टू टेक लॉन्ग पोजीशन इन एसीसी सीमेंट। ठीक है, आपको एसीसी सीमेंट के शेयर बेचने हैं तो बोलने का तरीका क्या होगा, मुझे एसीसी सीमेंट के शेयर बेचने हैं, या आम बोलचाल की भाषा हो गई। ठीक है, शेयर मार्केट की भाषा में चलिए बात करते हैं कि मुझे एसीसी सीमेंट के शेयर बेचने हैं, कैसे बोलेंगे, आई हैव टू टेक शॉर्ट पोजीशन इन एसीसी शेयर, मुझे शॉर्ट पोजीशन लेना है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं मुझे सेलिंग पोजीशन लेना है। ठीक है, कब लेते हो आप बाइंग पोजीशन, कब लेते हो आप बाइंग पोजीशन, जब आपको लगता है कि प्राइस बढ़ेगी तब ना हम शेयर खरीदेंगे। ठीक है, कब मैं बेचना चाहता हूं, जब मुझे लगता है प्राइस गिरेगी तो फिर भाई बेच दो। ठीक है, when you have to take buying position, anticipating rise in price। सेलिंग पोजीशन कब लोगे, anticipating fall in price। राइट, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी सेशन था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के पास अभी डीमेट अकाउंट भी नहीं है और मैं चाहूंगा कि वो इन सभी लोग डीमेट अकाउंट वगैरह तब तक ओपन कर लें। अगली क्लासेस हम लोग उसके बाद करेंगे। ठीक है, डीमेट अकाउंट खोलने के लिए लिंक मैंने आपको बताई दी, वीडियो में नीचे लिंक भी प्रोवाइडेड है, आप वहां से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फुल कोर्स सब्सक्राइब करने की लिंक भी नीचे दी हुई है। ऑल्दो दिस आई बिलीव एवरीबॉडी नोस कि वी आर नॉट गोइंग टू पुट द एंटायर सेशन ऑन टू यूट्यूब। हाँ, छोटे मोटे कुछ सेशंस, कुछ छोटे मोटे टिप्स हम जरूर आपके साथ यूट्यूब पे भी शेयर करेंगे, बट इफ यू वांट टू लर्न इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर द एंटायर कोर्स, यू विल हैव टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन कोर्स एंड द लिंक फॉर सब्सक्राइबिंग टू द फुल कोर्स इज also given in the video description. Hope you liked my videos. हाँ, आपको ऐसे छोटे मोटे वीडियोस हम जरूर YouTube पे भी शेयर करेंगे। तो अगर आप इन सभी YouTube पे जो भी वीडियोस हमारी आती हैं इनकी नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। राइट, टू सब्सक्राइब आवर चैनल और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी कम अप विथ अ वीडियो ऑन YouTube. Right, so keep learning, keep earning, right?